अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप ठीक हैं। हम बायोलॉजी की इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज स्टार्ट करने लगे हैं। हर चैप्टर जो स्कीमेटिकली स्कीम के मुताबिक हम मैक्सिमम 6 चैप्टर्स की जो क्वेश्चंस हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे और ये देखेंगे कि एक सवाल के अंदर आपको किस किस चीज़ को लिखना ज़रूरी है, कौन से कॉन्सेप्ट्स को आपको मिस नहीं करना और किस क्वेश्चन को आपने जनाब यारी ने इस तरह लेके जाना, कौन से वर्ड्स हाईलाइट करने हैं, कौन सी डायग्राम जो है ना जी वो आप अच्छे तरीके से बना सकते हैं। तो इसके ऊपर हमारी डिस्कशन आज से स्टार्ट होने लगी है और आज हम देखेंगे, आज से हम देखेंगे चैप्टर नंबर 21 से, जिसका नाम है सेल साइकिल। और सेल साइकिल के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो मुझे लगता है, बाकी आपके पास और भी बहुत सारे सवाल होंगे, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें सवाल जो है ना जी वो ये है, सेल साइकिल का जो इंटरफेज का क्वेश्चन है जिसे हम प्रिपरेटरी फेज बोलते हैं, ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसके ऊपर भी सवाल आ सकता है। दूसरे नंबर पर माइटोसिस का मुकम्मल प्रोसेस जो है ना जी वो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उसके ऊपर हमारी डिस्कशन होगी। होपफुली जब आप सुनेंगे तो आपको चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। उसके बाद है प्रोफेज ऑफ द मियोसिस। मियोसिस का कंप्लीट क्वेश्चन जो है ना जी वो नहीं आता, मियोसिस 1 2 ये सारे स्टेप्स नहीं दे पूछता, वो बेसिकली सिर्फ प्रोफेज तक जो है ना जी वो ज़्यादातर क्वेश्चन पूछता है, तो हम इसको डिस्कस करेंगे। उसके अलावा इम्पोर्टेंस क्या है माइटोसिस की और मियोसिस की, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ जाता है, तो हम इसके ऊपर बात करने की कोशिश करेंगे। और लास्ट वन जो मुझे लगता है नेक्रोसिस एंड अपोप्टोसिस, ये वाला जो क्वेश्चन है ना जनाब ये भी अहमियत के हामिल हैं और इनके ऊपर हमारी डिस्कशन होगी। हम क्वेश्चन टू क्वेश्चन अपनी डिस्कशन को आगे लेके चलेंगे। मोर ओवर जो इसके अलावा सिंड्रोम्स हैं, जो डिसऑर्डर्स हैं, डाउन सिंड्रोम है, टर्नर सिंड्रोम है, इनके अंदर से भी क्वेश्चन आ सकता है। ये 2 3 इकट्ठे आ सकते हैं, अकेला जो है ना ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से आएगा, मगर वो सिर्फ जनरल डिस्क्रिप्शन है, जनरल डिस्कशन है, तो वो होपफुली जब बंदा पढ़ता है तो उसको समझ आ जाती है। सो आज की हमारी डिस्कशन सेल साइकिल की सिर्फ इंटरफेस के ऊपर है और हम ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन ये लेट्स सपोज अगर ये सवाल आ जाए तो फिर हमें इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ों को डिस्कस करना है। तो सबसे पहले तो हम इंटरफेस का जो कॉन्सेप्ट है उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि सेल साइकिल क्या होता है, और फिर उसके बाद हम इंटरफेस पे बात करते हैं। सेल साइकिल का मतलब ये है ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर एक सेल है, उसके पास 46 क्रोमोसोम है फॉर एग्जांपल, तो उसने अपने जैसे 2 सेल्स बनाने हैं, 46 क्रोमोसोम होने चाहिए दोनों के अंदर। तो वो कैसे बनाए, किस किस तरह वो इसको इस पूरे प्रोसेस को लेके चले, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होती हैं, कौन कौन से स्टेप्स आते हैं कि स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, और उसके बाद डिवीजन होती है, दोबारा फिर सेल साइकिल जो है ना वो स्टेप 1 की तरफ निकल जाता है। क्योंकि ये एक प्रोसेस साइकिल की तरह है और पूरे का पूरा स्टेप्स जो है ना वो रिपीट होकर दोबारा फिर उसी जगह से स्टार्ट होना होते हैं, और इसलिए आप इसको इस पूरे प्रोसेस को आप एक साइकिल के लफ्ज़ से ज़ाहिर करते हैं कि सेल एक साइक्लिक प्रोसेस के ज़रिए अपने आप को तकसीम करता है। अब ये जो साइक्लिक प्रोसेस है इसकी बेसिकली जो सेल का डिवीजन का प्रोसेस है जिसको हम सेल साइकिल बोल रहे हैं, इस प्रोसेस की 2 मेजर जो है ना वो डिवीजन्स हैं। इसको आप 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक होती है इंटरफेस, हम बोलते हैं इसे इंटरफेस, और दूसरी है माइटोटिक फेस। माइटोटिक फेस। अब याद रखने वाली बात यह है कि जी आप इसकी मिसाल ले लें कि अब अगर फ़र्ज़ किया आपका जो एग्ज़ाम है जो है ना जी वो स्टार्ट हो रहा है तकरीबन 5 मई से, तो इसकी तैयारी के लिए आपको 1 साल जो है ना जी ऑन एवरेज दिया जाता है कि आपके पास 1 साल है, आपके पास ये किताबें हैं, आप अपने आप को तैयार कर लें, देख लें, चीज़ों को अंडरस्टैंड कर लें। जब आपने मुकम्मल तौर पर 1 साल गुजार लेना है, उसके बाद आपको कुछ दिनों के अंदर टेस्ट किया जाएगा। ये जो इंटरफेज़ है बेसिकली सेल ये था, इसने अपने जैसे 2 नए सेल्स बनाने थे। सो इंटरफेज़ बेसिकली बुनियादी तौर पर तैयारी का मरहला है, इसके अंदर सेल खुद को तैयार
तैयार करता है। जब उसने अपने आप को तैयार कर लेना है कि मुझे अपनी जब तकसीम करनी होगी तो मुझे कौन कौन सी चीज़ चाहिए, मुझे कौन सी प्रोटीन चाहिए, मुझे कितना साइटोप्लाज्म चाहिए, मुझे कितना क्रोमोसोम्स चाहिए, मेरा जेनेटिक मेकअप कितना डबल होना चाहिए या ट्रिपल होना चाहिए या इतना ही रहना चाहिए, ये सारी की सारी जो तैयारी है ये बुनियादी तौर पर इंटरफेज़ के अंदर होगी। जब आपने तैयारी का मरहला कंप्लीट कर लेना है तो इसके या प्रिपरेटरी फेज जो है वो मुकम्मल हो जाएगी, तो उसके बाद आपने तकसीम के मरहले की तरफ चले जाना है। सो माइटोटिक फेज जो है वो बेसिकली तकसीम का मरहला है। इसके अंदर सेल खुद को तकसीम कर लेता है। तो ये प्रोसेस है, सेल का एक साइकिल है, उसको आपने दो हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। हमारे पास आज की जो डिस्कशन है वो किस पे है, इंटरफेस पे है। बेसिकली हमने ये देखना है जब सेल ने खुद को तकसीम करना होता है तो वो अपने आप को तैयार किस तरह करता है। आई होप कि आपको इतनी चीज़ों की समझ लग गई होगी। अब अगर आपने पढ़ना आपने खुद है, मैंने इसके जो मेन जो बातें हैं ना जी वो आपको बता देनी है। इंटरफेस को फॉर एग्जांपल अगर आपने डिस्कस करना हो, मैंने इसका क्या लिखा कि ये कौन सा मरहला था, तैयारी का मरहला है, प्रिपरेटरी फेज है। इसको आपने बेसिकली डिवाइड किया हुआ है फर्दर स्टेजेस के अंदर। पहली फेज़ जो है ना जी G1 स्टेज है, इसकी G1 फेज़ है। दूसरी S फेज़ है और जो तीसरी और आखिरी फेज़ है इसकी वो है G2 फेज़। G2 फेज़। अब आपने इंटरफेज़ को इन तीन हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। अच्छा, इसके बाद सेल किस तरफ चला जाएगा, G2 के बाद सेल चला जाएगा M फेज़ में, जिसे हम माइटोटिक फेज़ कहते हैं। अब ज़रा गौर से इसको देखिएगा, 1-2 मिनट के अंदर ही आपको इसकी चीज़ें समझ आ जाएंगी। ये जो एस फेज़ है ना जी, इसके अंदर प्रोसेस होता है रेप्लिकेशन का। अब रेप्लिकेशन क्या है, आपके पास आपका जितना भी सेल के पास डीएनए मौजूद है उसकी एक मुकम्मल कॉपी बना ली जाए, मतलब डीएनए से डीएनए को बना लिया जाए, मुकम्मल जो सेट है ना उसकी तैयारी कर ली जाए। इसको आप रेप्लिकेशन का प्रोसेस बोलते हैं। इसकी जितनी भी तैयारी होगी वो G1 में होगी। अब कॉन्सेप्ट को फॉलो करने की कोशिश कीजिएगा कि आपके पास 46 क्रोमोसोम्स थे, आपने अगले सेल को देने हैं 46 दो, इसका मतलब है कि आपके पास 46 का एक और सेट होना चाहिए, उसकी मुकम्मल तौर पर तैयारी करनी है। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड रेप्लिकेशन, जिसमें आप डीएनए को डीएनए से बनाते हैं। उसके लिए आपको जितनी प्रोटीन्स चाहिए, जितना साइटोप्लाज्म चाहिए, जितनी एंजाइम्स चाहिए, कोई भी फैक्टर्स चाहिए, जो कुछ भी आपको उसके लिए चाहिए होगा, वो रेप्लिकेशन के प्रोसेस के लिए जितनी भी चीज़ें चाहिए होंगी वो मेजरली इसमें G1 फेज़ के अंदर तैयार की जाएंगी। G2 के बाद कौन सी फेज़ आ रही है, याद रखिए माइटोटिक फेज़ आ रही है। माइटोटिक फेज़ आपने पढ़ा हुआ कौन सी फेज़ है, तकसीम का मरहला है। जब ये तकसीम का मरहला है तो इसका मतलब ये है कि माइटोटिक फेज़ की तैयारी जो है ना वो किस फेज़ के अंदर हो रही होगी, G2 फेज़ में। इसमें आपने स्पिंडल फाइबर बनाने हैं, आपने जी माइटोटिक अपरेटस बनाना है जी, आपने क्रोमोसोम की इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करनी है दोनों साइड्स के ऊपर जी, आपने वो क्लीवेज फुर्रो बनाना है जी, आपको ये वाली चीज़ चाहिए, ये आपको क्रोमेटिन मटीरियल नज़र आना शुरू हो जाएगा, आपने न्यूक्लियस को ख़राब कर देना, तो उसके बाद उसको क्या करना है। ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं, कितना साइटोप्लाज्म होना चाहिए, आपके ऑर्गेनेलिस की कितनी डिवीजन होनी चाहिए, हर पूरे सेल ने जब नेक्स्ट डिवाइड होना है तो ये फ़र्ज़ किया ये आपके पास सेल है, तो इसने जब अपने जैसे दो बनाने हैं, तो जब ये मुकम्मल तौर पर दो बना लेगा तो आप ये देखें कि इन दोनों सेल्स ने अपने आप को ज़िंदा रखना है, तो इनके पास कितनी ऑर्गेनेलिस होनी चाहिए, इनके पास कितना साइटोप्लाज्म होना चाहिए, इनके न्यूक्लियस की हालत किस तरह की होनी चाहिए। ये सारी की सारी जो तैयारी है ना जी, ये किसके अंदर होगी, G2 फेज़ के अंदर। मेरा ख्याल है कि आपको मेरी बात समझ लग गई होगी कि G1 फेज़ बेसिकली तैयारी है S फेज़ की, क्योंकि S फेज़ के अंदर कौन सा प्रोसेस होता है, रेप्लिकेशन का। इसलिए मुकम्मल सेट को डिवाइड करने के लिए जितनी भी मेजर जो उसका होगा कंसर्न होगा वो ये होगा कि इसकी तैयारी को मुकम्मल कर लिया जाए। और उसके बाद स्टार्ट हो जाती है G2 फेज़। G2 फेज़ तैयारी है M फेज़ की। बेसिकली आप यूँ कह लें कि G1 से लेकर G2 तक तैयारी हो रही है M फेज़ की, लेकिन हम इसको अंडरस्टैंड करने के लिए ये कह सकते हैं कि जी पहले यहाँ पे जो प्रोसेस होगा इसका इम्पैक्ट यहाँ पर ज़्यादा आ रहा होगा, फिर जो है ना यहाँ पे जो प्रोसेस होगा उसका इम्पैक्ट
यहाँ पे आ रहा होगा ओवरऑल एम फेज़ को आप जनाब ने तैयार कर रहे हैं। एम फेज़ के लिए आप ये सारे के सारा प्रोसेस जो है वो कर रहे हैं। अच्छा, अब आपने अपनी बुक से पढ़ना है कि 3-4 पॉइंट्स इसके G1 फेज़ में कौन कौन सी तैयारी होती है ताकि एस फेज़ को सपोर्ट किया जा सके। एस फेज़ के अंदर एक ही काम होता है, वो मैंने आपको बता दिया है कि रेप्लिकेशन का प्रोसेस होगा और उसके लिए जनाब ने जी डीएनए को डीएनए से सिंथेसाइज किया जाएगा। G2 फेज़ के 3-4 पॉइंट्स हैं जो इतना साइटोप्लाज्म डबल कर लें, इतनी साइटोप्लाज्मिक तो क्रोमेटिन मेटीरियल रेशो होनी चाहिए, ऑर्गेनेलिस को डबल करने, स्पिंडल फाइबर के प्रोटीन बना लें, उसके 3-4 पॉइंट्स आपके पास होने चाहिए, लिस्ट होनी चाहिए उनकी। और ये कभी भी आपको पैरा की सूरत में नहीं लिखना चाहिए, आपको हमेशा इसको पॉइंट्स की सूरत में लिखना चाहिए ताकि एग्जामिनर को आपकी इन्फॉर्मेशन ढूंढना आसान हो जाए। अच्छा, इसके बाद आप एक और चीज़ मेंशन करेंगे, दैट वुड बी G0 फेज। G0 फेज सम टाइम जो सेल्स हैं वो डिवाइड नहीं करते, वो एक नॉन डिवाइडिंग स्टेज के अंदर चले जाते हैं। G1 के बाद वो यहाँ से निकल के G0 के अंदर जनाब जी चले जाएंगे। इसका मतलब ये है कि सेल जो है ना जी वो तकसीम नहीं कर गए, बल्कि अब वो सो गए हैं। अब उनकी जो तकसीम है ना जी वो उस वक़्त होगी जब ज़रूरत पड़ेगी। मिसाल के तौर पे स्किन सेल्स हैं वो बन चुके हैं, उनका डिवीजन का प्रोसेस जो है ना वो कभी नहीं रुकता, तो वो ग्रो करते रहते हैं। तो उसका मतलब ये हुआ कि स्किन सेल तो कभी भी जनाब जी G0 फेज़ के अंदर नहीं जाएंगे। ऑलमोस्ट आपने देखा होगा स्किन आहिस्ता आहिस्ता बच्चे से लेकर जवान से लेकर बूढ़े तक ग्रो करती रहती है। लेकिन बोन सेल्स है, फ़र्ज़ कर लें, ये बोन 25 ईयर्स के बाद मज़ीद ग्रो नहीं करेगी, क्योंकि जब भी इसने सेल्स ने डिवाइड होना है तो ग्रोथ होनी है, तो सेल्स ग्रो नहीं कर रहे अब, लेकिन टूट जाती है। तो फिर वो बोन्स के सेल को G0 फेज़ से लाया जाएगा वापस, जनाब ने जी G1 फेज़ से गुजारा जाएगा, एस फेज़ से गुजारा जाएगा, G2 फेज़ से गुजारा जाएगा, माइटोसिस होगी और अल्टीमेटली बोन जहाँ से टूटी हुई होगी वहाँ से दोबारा जोड़ी जाएगी। सो ये जो G0 फेज़ है ये परमानेंट भी हो सकती है। कुछ सेल्स इस तरह जो परमानेंटली थ्रू आउट द लाइफ भी डिवाइड ही नहीं करते, हाईली डिफरेंशिएटेड सेल्स जो हैं, फॉर एग्जांपल नर्व सेल्स हैं, वो डिवाइड ही नहीं करते बाद में, और उनकी डिवीजन का प्रोसेस बहुत ज़्यादा स्लो होता है, तो वो परमानेंटली G0 फेज़ में चले जाते हैं, सो जाते हैं कि उनकी डिवीजन का प्रोसेस होता ही नहीं। और जो बाकी सेल्स हैं वो टेम्परेरीली भी इस स्टेज के अंदर भेजे जा सकते हैं कि अब उन्होंने डिवाइड नहीं करना, वो अब अपने साइज़ के लिहाज से, अब अपने फंक्शन के लिहाज से बिल्कुल उनकी तादाद भी पूरी है, अब हमें नहीं चाहिए। तो अब नई डिवीजन होने की बजाय, आपने देखा होगा आँख का साइज़ कभी भी दोबारा नहीं ग्रो करता, आँख ग्रो नहीं करती, वो चेंज नहीं होता क्योंकि उसमें माइटोसिस नहीं हो रही होती। दिल एक दफ़ा जितना मुकम्मल तौर पर जितने उस साइज़ पर पहुँच गया उसके बाद वो नहीं करेगा। सो हमारी बॉडी के बहुत सारे ऑर्गन्स हैं जो कि उनकी ग्रोथ नहीं होती क्योंकि उनको अपना मुकम्मल साइज बन चुका होता है। जब अब स्किन सेल्स हैं, स्किन सेल्स अपनी तरतीब के साथ ग्रो करते रहते हैं, बाद सेल जो है ना जी वो G0 के ऊपर होते हैं, बट द थिंग इज़ कि जब आपको कट लग जाएगा उसके बाद उनकी जो G0 वाले फेज़ होगी वो बाहर निकाल ली जाएगी और अल्टीमेटली उसके अंदर ग्रोथ का प्रोसेस ज़्यादा होगा, इसलिए स्टिचेस जो है ना जी वो लगाने के बाद स्किन 6-7-8 दिनों के अंदर दोबारा वापस जुड़ जाती है। आई होप कि आपको मेरी बातों की समझ लग गई होगी। अब आप एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि आपने कौन कौन सी चीज़ों को देखना है। एक तो आपने इसकी जो डायग्राम है ना जी वो ज़रूर बनानी है। बुक के अंदर एक सर्कुलर डायग्राम बनी हुई है, इसका टाइम जो है ना वो मेंशन करना है। इस डायग्राम के अंदर G1 फेज़ के अंदर कितना टाइम लगेगा, ठीक है जी। एस फेज़ के अंदर कितना टाइम मेंशन किया हुआ है, 4.5 घंटे है, 9 घंटे है, 10 घंटे है। G2 फेज़ के अंदर कितना टाइम मेंशन किया हुआ है, ये आपने एग्जामिनर को ज़रूर दिखाना है। दूसरे नंबर पे आपने ये जो स्टेजेस हैं इनके पॉइंट्स लिखने की कोशिश करनी है, और समझ आपको आ गई होगी कि हमने जनाब ने जी किन पॉइंट्स को बेसिकली लिखना है। इतना सा क्वेश्चन आपने लिखना है तो वो मेरे ख्याल है कि आपको 4 में से 4 नंबर ज़रूर देने की कोशिश करेगा। हाँ, एक चीज़ और मेंशन कर देनी है और दैट इज़ G0 फेज़। G0 फेज़ की डेफिनेशन और उसकी रीज़न के इसकी एग्जांपल के कौन से सेल्स होते हैं वो आपने जनाब ने मेंशन कर दी, उसने आपको स्कोर देना है। आई होप यू गॉट माय पॉइंट। नेक्स्ट हमारी डिस्कशन माइटोसिस के ऊपर होगी। होपफुली आपको इन सारी चीज़ों की समझ आ गई होगी। इन केस का आपको समझ नहीं आई, आप इसी वीडियो को दोबारा देखने की कोशिश कीजिएगा और उसके बाद किताब पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, आपका क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। हम कोशिश करेंगे कि 1 महीने के अंदर रोज़ाना 1 दिन का 1 सवाल जो है ना जी वो मैं शेयर करूँ आपके साथ, तो वो 30 एक क्वेश्चन बनेंगे आपके। होपफुली 24 मार्क्स का आपका पेपर जो है ना क्लियर हो जाएगा। थैंक यू सो मच।